दोस्तों, हमारे पूरे भारतवर्ष में दो कहावतें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। सबसे पहली ये कि एक स्त्री, एक महिला, एक लेडीज जो होती है वो ना ही अपने घर की लक्ष्मी होती है, बल्कि कई स्त्रियों से मिलकर हमारा समाज बनता है और वो पूरे समाज की लक्ष्मी होती है। इसीलिए हम इनको माँ, बहन और बहुत सारी चीजों का दर्जा देते हैं। इन्हें समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कई बार आपने कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे माहौल, कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें सुनी होंगी जिसमें एक स्त्री परिवार में अगर गलत हो जाए तो वो पूरे परिवार को ही बर्बाद करके रख देती है। फिर वो नहीं देखती कि उन बर्बाद होने वालों में उसका परिवार में आखिर बर्बाद कौन हो रहा है, उसके बच्चे, उसके पति, उसके घर वाले। वो ये सब की परवाह ना करते हुए बल्कि अपने एक गलत रास्ते को चुनने की वजह से पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देती है। और दूसरी जो सबसे कहानी प्रचलित है हमारे भारतवर्ष में, वो ये है कि दोस्तों, जब हम चैन की नींद अपने घर पर सोते हैं, वो इसलिए सोते हैं कि शायद हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे समाज का एक वीर योद्धा देश की सरहदों की रखवाली करता है। तब हम बैठकर घर में आसानी से हंस पाते हैं, मुस्कुरा पाते हैं और अपनी चैन की नींद ले पाते हैं। दोस्तों, जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूं, इस कहानी में दोनों चीजों का समावेश है। एक स्त्री जिसने हंसते खेलते खाते परिवार को अपनी एक गंदी वाहियात आदत की वजह से पूरे घर को बर्बाद कर दिया, और दूसरा ये कि एक जवान जो अभी 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर सुकून से काटने आया था, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि जब वो अपनी फौज से, अपनी पलटन से अपने घर 15 दिन की छुट्टी अपने परिवार के बीच में गुजारने जा रहा है, अब की बार वो वापस लौटकर भारत माँ की सेवा में नहीं आ पाएगा, बल्कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये सच्ची कहानी वाकई में दिल को झकझोर देने वाली है, जिसे सुनने के बाद एक बार आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसा जमाना आ गया है, कैसे कैसे लोग हो रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। एक स्त्री में इतनी ताकत आती कहां से है, और एक स्त्री अगर अपने स्वार्थ में आ जाए तो वो कैसे अपने घर को देखते ही देखते अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। तो वाकई में आज की जो कहानी है वो बहुत दर्दनाक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ूंगा, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं समाज में हो रही ऐसी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां आपके बीच लेकर आऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें सपोर्ट किया था, अपना प्यार दिया था, उनमें सबसे पहला नाम है योगेश कुमार का। योगेश कुमार ने कहा था कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो योगेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत मिश्रा ने कहा था कि बहुत खूब, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो अजीत कुमार मिश्रा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो ही लोगों के कमेंट आए थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपका कमेंट इस वीडियो पर आता है तो कृपया करके आप पूरी कहानी सुनने के बाद बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और कहानी आप भारत के या कहां से, किस राज्य से, किस जिले से देख रहे थे। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी है आज से करीब 8 साल पहले, यानी सन 2016 की। सन 2016 में ही उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद के अंतर्गत एक गांव आता है भगुआ नगला। इसी भगुआ नगला गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। किसान के दो बेटे थे, दोनों पढ़ने में ठीक ठाक मेहनती थे, अच्छी खासी मेहनत करते थे। क्योंकि अब उस किसान की उम्र 50-55 साल की हो रही थी, तो वो उम्मीद कर रहा था कि मेरे जो दोनों बेटे हैं, दिनेश और रमेश, जिनमें दिनेश छोटा था और रमेश बड़ा था, दोनों अब बड़े हो गए हैं। धीरे धीरे अब ये घर की जिम्मेदारियां, घर की जरूरतों को पूरा करने लगेंगे, और हमारा जो आने वाला समय है, हमारे परिवार का जो आने वाला समय है, वो अच्छी तरीके से गुजरेगा, अच्छी तरीके से कटेगा। और हुआ भी ऐसा। किसान का जो बड़ा बेटा था रमेश, वो फौज की तैयारी कर रहा था। फौज की तैयारी करता, सुबह शाम उठता, दौड़ लगाता,
बिम मारता, कसरत करता, एक्सरसाइज करता कि उसे फौज में जाना है। वो बहुत ही लगन और मेहनत से काम कर रहा था। उसने कई भर्तियां फौज की देखी थी, लेकिन वो कुछ मेडिकली अनफिट होने की वजह से फौज में भर्ती नहीं हो पाया। अब जब उसका बड़ा भाई इस तरीके से मेहनत कर रहा था, तो उसके छोटे भाई दिनेश ने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है रमेश, वो मेहनत कर रहा है, तो दिनेश भी उसके साथ दौड़ने जाने लगा। दिनेश भी फौज की तैयारी करने लगा। अब दोनों भाई सुबह सुबह एक साथ ही एक साइकिल से ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाते, शाम को भी एक साइकिल से ही दोनों एक स्थान पर, फील्ड थी गांव की, वहां पर वो दोनों दौड़ने के लिए जाते थे। दोनों लगन से, काफी मेहनत से फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक भर्ती आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की। तो उसका छोटा भाई जो था रमेश का, जिसका नाम दिनेश था, वो सीआरपीएफ में भर्ती हो जाता है। उसका सिलेक्शन हो जाता है। सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद घर के लोग काफी खुशी होते हैं, गांव के लोग काफी खुशी होते हैं। रमेश भले ही फौज में भर्ती ना हो पाया था, लेकिन रमेश का भी सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका छोटा भाई, घर में उसका हाथ बटाने वाला, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला उसका छोटा भाई दिनेश अब सीआरपीएफ में भर्ती हो चुका था। उसका भाई भी अब चिंता मुक्त हो जाता है, और किसान पिता भी अब चिंता मुक्त हो जाते हैं कि चलो घर में एक सरकारी नौकरी आई, अब घर की स्थिति थोड़ा सुधर जाएगी, ठीक ठाक चलने लगेगी। दिनेश सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पर चला जाता है, और कुछ दिन बाद ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पहली पोस्टिंग पाता है, और पहली पोस्टिंग पाने के बाद वो श्रीनगर में अपनी फौज की, भारत माता की सेवा करने लगता है। और सेवा करते करते कई साल गुजर जाते हैं। अब चूंकि रमेश की शादी, जब वो फौज की भर्ती देख रहा था, यानी किसान के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, दिनेश छोटा था, अब उसकी भी सीआरपीएफ में नौकरी लग गई थी। तो बहुत सारे लड़की वाले जो लड़का देख रहे थे, लड़के की तलाश कर रहे थे शादी करने के लिए, वो लोग आते हैं। अब एक रिश्ता आता है दिनेश के घर। लड़की का नाम था रमा। रमा देखने में ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, उसके घर परिवार वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे। रमा की शादी दिनेश से तय हो जाती है, दोनों का रिश्ता हो जाता है। दिनेश सीआरपीएफ से छुट्टी लेकर आता है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगता है। कुछ ही दिन बाद एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया ने उनके घर में जन्म लिया, यानी कि दिनेश और रमा के एक संतान हो चुकी थी। घर परिवार सब कुछ कुशल चल रहा था। उधर दिनेश अपनी तन्मयता से भारत माँ की सेवा में जुटा था। इधर उसकी पत्नी घर पर अकेली थी कि ट्रेनिंग करने के बाद जो दिनेश को पैसे मिले थे, और कुछ उसने अपने सैलरी से, कुछ और भी पैसे का नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र, दोस्तों से मांगकर उसने लखनऊ में 2 प्लाट अपने नाम लिखवा लिए। दोनों प्लाट लिखवाने के बाद वो अपने आप को एक सिक्योर आदमी मानकर चलने लगा। उसके घर वाले भी सिक्योर मानकर चलने लगे, क्योंकि दिनेश परिवार का लाडला बेटा था, छोटा बेटा था। उसने संघर्ष और अपने पिता की गरीबी देखी थी कि उसके पिता ने उसे कैसे गरीबी में, तंगहाली में कैसे पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया है। दिनेश श्रीनगर में रहकर अपनी ड्यूटी कर रहा था, भारत माँ की सेवा कर रहा था, और उसकी पत्नी रमा घर पर अकेली थी। दिनेश जब भी छुट्टी आता, उसकी पत्नी रमा उससे कहती कि मेरा मन घर में अकेले नहीं लगता है, एक बिटिया के सहारे मैं कैसे जीवन गुजारूंगी। उसी बीच सरकारी स्कूल में टीचर की वैकेंसी आती है, और उसकी पत्नी ने बीएड और टीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया था, यानी कि वो ठीक ठाक पढ़ी भी थी। रमेश को एक व्यक्ति मिलता है जो ये कहता है कि तुम 8 लाख रुपया दो इकट्ठे, मैं तुम्हारी पत्नी को टीचर में भर्ती करा दूंगा। अब रमेश लखनऊ का अपना एक प्लाट बेचकर अपनी पत्नी को शिक्षिका के तौर पर सरकारी विभाग में नौकरी दिला देता है। अब उसकी पत्नी टीचर बन जाती है, और टीचर बनने के दौरान वो लगातार पढ़ाने जाती थी जब स्कूल में। तो आते जाते गांव के बगल ही एक गांव था, गांव का रहने वाला अनमोल उर्फ अमोल, दोनों की निगाहें, रमा की और अमोल की निगाहें एक दिन मिलती हैं। अमोल कुछ देर शिक्षिका रमा से बात करता है, यानी कि दिनेश की पत्नी से बात करता है, और दोनों धीरे धीरे ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। और आए दिन जब भी रमा अपने स्कूल से अपनी स्कूटी से अपने घर की तरफ जाती, अमोल उसे रास्ते में ही मिलता।
ये दोनों लोग काफी देर देर तक बातें करते। अब दोनों एक दूसरे का नंबर ले चुके थे और दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ चुके थे। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जो अमोल सिर्फ रास्ते में बातें करता था, अब वो रमा के घर पर ही पड़ा रहता था। पूरा गांव, समाज और गांव का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि रमा अब चरित्र से हीन हो गई है, यानी कि उसका संपर्क अपने पति के अलावा उसके प्रेमी अमोल से हो गया है। दोनों की ये प्यार मोहब्बत की बातें जब सीआरपीएफ जवान दिनेश को पता चलती है तो दिनेश का खून खौल जाता है कि आखिर वो इधर एक ऐसा इंसान है जिसने लखनऊ का 8 लाख का खरीदा हुआ, अपनी मेहनत, अपनी गाड़ी कमाई का खरीदा हुआ प्लाट अपनी पत्नी के नौकरी लगवाने के लिए बेच दिया। पत्नी ने दिनेश से जो कहा, दिनेश ने वो हर कुछ पूरा किया, लेकिन रमा थी कि वो अब बदलने का नाम नहीं ले रही थी। दिनेश अपने पत्नी रमा को बहुत समझाता है, लेकिन रमा थी कि उसे प्यार का चस्का चढ़ चुका था और वो अब बदलने का नाम नहीं ले रही थी। दिनेश 6 जून 2018 को सीआरपीएफ से श्रीनगर से छुट्टी लेता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मैं 15 दिन की छुट्टी घर काटने आ रहा हूं। उसकी पत्नी जब ये सब सुनती है कि वो 15 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आ रहा है तो एक बार दुखी हो जाती है। दुखी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका जो अफेयर चल रहा था, उसके पति के रहने पर उसका अफेयर यानी उसका प्रेमी अमोल उसके घर नहीं आ पाता था, क्योंकि उसे पता था ये फौजी आदमी है, पागल टाइप का आदमी है, कभी भी मुझे गोली मार सकता है, कभी मुझे जान से मार सकता है, कभी भी भगा सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है, सनकी आदमी है बिल्कुल। इसलिए अमोल की हिम्मत नहीं थी कि जब तक 15 दिन तक वो फौजी बेचारा घर पर रहता तब तक वो उसके घर पर आता। जब दिनेश 7 जून 2018 को रात्रि 1 बजे अपने घर यानी कि अपने गांव पहुंचता है, तो दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है तो अपने दरवाजे पर कई बार हाथ से ठोकर मारता है, अपने दरवाजे को ठकठकाता है। उसकी पत्नी काफी देर बाद आती है दरवाजा खोलने, जबकि उसने रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद अपने पत्नी को फोन किया था कि तुम दरवाजा खोल के रखना या दरवाजे के पास ही खड़ी रहना, मैं कुछ देर में पहुंचने वाला हूं। वो समझ नहीं पाता है कि दरअसल रमा का प्रेमी जो था अमोल, वो उसके घर में ही उस दिन छुपा था। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसका प्रेमी अमोल बाहर जा नहीं सकता था। पति फौजी दिनेश घर के अंदर आता है तो वो अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, गांव समाज वाले कैसे कैसे लांछन लगा रहे हैं, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम एकदम बदल चुके हो, जबकि हमारा दोनों का ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये दुनिया है, गलत समझती है, गलत इल्जाम लगा रही है, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। वो अपना पूरा चेहरा सही से नहीं दिखाती है जो उसका वास्तविक चेहरा था। वो काफी रोती है, अपने पति का पांव पकड़कर बिलखती है। उसका पति पसीज जाता है और ये मानकर उसे क्षमा कर देता है कि हो सकता है कि जमाना गलत है, लोग समाजों की निगाहें गलत हैं। यहाँ आज के समय में किसी बहन और भाई के साथ अगर काफी देर तक बात करिए तो लोग गलत ही समझते हैं। समझकर दिनेश उन बातों को भूल जाता है और खाना पीना खाकर रात में सो जाता है। लेकिन अगले दिन से दिनेश का फोन लगातार स्विच ऑफ जानने लगता है। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा था तो उसने 2 लोगों को कॉल किया था, एक अपने बड़े भाई रमेश को और एक अपनी पत्नी रमा को। जब अगले दिन की सुबह होती है, उसका भाई रमेश उसके फोन पर लगातार फोन किए जा रहा था। जब उसका फोन लगातार ही स्विच ऑफ जा रहा था तो उसकी पत्नी रमा के पास फोन करता है, तो रमा का जवाब होता है कि भैया दरअसल उन्होंने कहा था कि हम छुट्टी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो घर पर पहुंचे ही नहीं, पता नहीं कहां है, उनका फोन अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है। दरअसल रमा समझ रही थी कि वो रात में 1 बजे आया है, मोहल्ले में पड़ोस वालों को किसी को भनक नहीं होगी कि उसका पति उसके घर सही सलामत पहुंच गया है। जब बड़ा भाई रमेश ये सब सुनता है तो एक बार नहीं सोच पा रहा था कि आखिर रात में ही उसके भाई फौजी दिनेश ने उसे फोन कर बताया था कि मैं घर पहुंचने वाला हूं और ये हो क्या रहा है। अब अगले दिन फौजी दिनेश की पत्नी रमा थाने पहुंचती हैं और थाने पहुंचने के बाद एक एफआईआर दर्ज कराती हैं और उसके कुछ देर बाद ही रमेश चंद्र यानी कि फौजी दिनेश का बड़ा भाई थाने पहुंचता है और कहता है, मेरे भाई ने कहा था कि वो घर सही सलामत पहुंच गया है, 2-4 मिनट में पहुंच जाएगा साहब, इसलिए शक हो रही है
कि उसकी पत्नी के चाल चलन, उसके पत्नी के बर्ताव को देखने की वजह से मुझे शक हो रहा है कि मेरे भाई को या तो किडनैप कर लिया गया है या तो उसकी हत्या करवा दी गई है। उसने अपने भाई की पत्नी पर ये इल्जाम जब थाने में लगाए तो थाने वाले भी एक बार सोच में पड़ गए कि क्या ऐसा कोई पत्नी कर सकती है। हाल पुलिस फौजी की पत्नी यानी कि दिनेश की पत्नी रमा की एफआईआर तो दर्ज कर लेती है और बाकायदा बारीकी से जांच करनी शुरू करती है, क्योंकि मामला एक फौजी का था। और पूरी तरीके से जब पुलिस जांच करती है तो उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। 48 घंटे बीत जाने के बाद एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद कहता है कि साहब, किसी व्यक्ति का जंगल में शव पड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसा कि वो शव 2-3 दिन पुराना हो, क्योंकि साहब उस शव से काफी बदबू आ रही है। पुलिस तुरंत ही मौके वारदात पर पहुंचती है और उस बॉडी को लेकर सीधा थाने आती है और थाने आने के बाद फौजी के भाई रमेश को बुलाती है। जैसे ही फौजी के भाई रमेश उस बॉडी को देखते हैं वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद ही उसकी पत्नी रमा भी आती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। भाई रमेश ने यह पुष्टि कर दी थी कि हाँ, ये उसका भाई दिनेश ही है। इसलिए पुलिस वाले पत्नी और भाई से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है। तो पत्नी कहती है कि साहब, हमें किसी पे शक नहीं, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन जब भाई से पूछती है तो भाई कहता है कि मुझे अपने भाई के हत्या पर शक अगर किसी पर है तो है अपने भाई की पत्नी रमा पर और उसके प्रेमी अमोल पर और उसकी पत्नी यानी कि मेरे भाई की पत्नी के साले पर। पुलिस बारीकी से जांच करती है, हर छोटी छोटी उन चीजों की जांच करती है जिससे इस फौजी की हत्या का प्रकरण का खुलासा हो सके, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। लास्ट में पुलिस थक हार कर फौजी की पत्नी यानी दिनेश की पत्नी रमा, जो कि एक सरकारी अध्यापक, सरकारी टीचर थी, जब उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और कॉल डिटेल निकालती है तो मामला बहुत ही चौंकाने वाला निकलता है। फौजी दिनेश ने जिस दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी पत्नी को कॉल की थी, उसके 2 घंटे पहले भी कॉल हिस्ट्री में एक नंबर था जो किसी और का नहीं बल्कि उसके प्रेमी अमोल का था। जब पुलिस अमोल को और उसकी पत्नी रमा को एक साथ बैठाकर पूछती है तो दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं। जब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछती है तो दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं, जिससे पुलिस का संदेह अब और भी मुमकिन में बदल जाता है। पुलिस जब लेडीज पुलिस के साथ शिक्षिका यानी कि फौजी की पत्नी रमा से अपने हिसाब से पूछताछ करती है, जैसे पुलिस कई मामलों में पूछताछ करती है, जब पूरा जोर लगा के पूछताछ करती है, दिनेश की पत्नी रमा जो कि सरकारी टीचर थी, वो पुहरे थाने में जो कबूलनामा पेश करती हैं, जो कबूल करती हैं, उसे सुनकर एक बार बहुत ही दुख होता है और एक बार आदमी सोचने पर और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या जमाना आ गया है, रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। आप बताइए, जिसके घर में एक टीचर और एक सरकारी उसका पति फौज में नौकरी कर रहा हो, ऐसा कृत्य करने की क्या जरूरत थी। उसकी पत्नी ने बताया कि दरअसल उसका पति फौज में नौकरी कर रहा था और वो टीचर थी और उसे धीरे धीरे, चूंकि उसको शारीरिक जरूरतें उसकी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने गांव के बगल के एक लड़के जिसका नाम अनमोल उर्फ अमोल था, उसके प्यार मोहब्बत के बंधन में बंध गई और ये हत्या यानी कि उसके पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की है। जिस दिन उसका पति रेलवे स्टेशन पर आता है और उसे फोन करता है कि मैं कुछ देर में ही घर पहुंचने वाला हूं, उसके 2-3 घंटे पहले ही उसका प्रेमी अनमोल उर्फ अमोल उसके घर पर आता है। दोनों एक साथ खाना पीना खाते हैं, दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जैसे ही दिनेश बताता है कि मैं अब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला हूं, तो उसकी पत्नी और उसकी प्रेमी को लगता है कि रात बहुत ज्यादा है। प्रेमी अनमोल उर्फ अमोल अपनी प्रेमिका रीमा से कहता है कि मैं घर चला जा रहा हूं, तो वो कहती है नहीं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम घर मत जाओ, तुम्हारी मुझे बहुत परवाह होती है, तुम्हारी मुझे बहुत फिक्र होती है, तुम ऐसा करो बगल के कमरे में जाकर सो जाओ। और वो बगल के कमरे में जाकर सो जाता है और उसका पति जब आ जाता है तो वो भी खाना पीना खाकर जब सोता है तो उसके पास उसकी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। जब रात में वो सो जाता है
तो 4 बजे उसकी पत्नी रीमा अपने प्रेमी अनमोल उर्फ अमोल को बुलाती है और उसको लाइसेंसी पिस्टल हाथ में उसके पकड़ा के कहती है कि ये रहे मेरे पति, इन्हें अब हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और इतना कहने पर उसका प्रेमी अनमोल उर्फ अमोल फौजी के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है। 4 गोली मारने के बाद जब उसे लगता है कि शायद ये जिंदा बच जाए, तो वही बगल में ही इलेक्ट्रिक वाली तार रखी थी, उस तार से उसके गले में डालकर कई बार खींचता है ताकि वो पूरी तरीके से दुनिया छोड़ दे। अब जब फौजी दिनेश दुनिया को अलविदा कह चुका था, दुनिया को छोड़ चुका था, रीमा से अमोल कहती है कि अमोल तुमने इनकी जान तो ले ली, अब हम लोग क्या करेंगे। तब अमोल कहता है तुम परेशान मत हो, मैं पेट्रोल भी लाया हूं। वो अपने साथ 4 लीटर पेट्रोल लेकर आया था और फौजी की टीवीएस की स्कूटी लेता है। उस स्कूटी में बोरे में लाश को भरकर कुछ दूर बाद ही एक जंगल पड़ता था, उस जंगल में उस लाश को ले जाता है, पेट्रोल डालता है और उस पर माचिस मार देता है। क्योंकि लाश आधी जली थी और पहचान करने योग्य थी। 2 दिन बाद जब उस लाश से बदबू आने लगती है, एक व्यक्ति जाकर थाने में बताता है, तो पुलिस वाले उसके शव को लेकर आते हैं और उसका भाई रमेश पहचानता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि आज के जमाने में ना इंसान चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, वो संबंध की कदर नहीं करता है। और आज के जमाने में किसी अपने पर्सनल खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कब कितना हद तक गिर जा सकता है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप रीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते बस इतना ही कि आप वीडियो कहां से, किस जिले से, किस प्रदेश से देख रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।